नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं माय जोन यूट्यूब चैनल को। आज इस सीरीज़ का दूसरा वीडियो होने वाला है, हिस्ट्री सीरीज़ पार्ट 2। पहले पार्ट में मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन को काफ़ी अच्छे तरीके से करा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाके एक बार जरूर देखिएगा, उससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं एंड आप उसको जरूर याद कर लीजिएगा। ये पार्ट 2 है, तो पार्ट 2 में आज हम लोग वैदिक पीरियड पढ़ेंगे। वैदिक पीरियड में भी आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है वो वीडियो में समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो में स्टार्ट करते हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं अच्छे से तो कॉपी पेन जरूर लेके बैठिएगा। कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहेगा तो उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड करके जरूर इसको नोट डाउन करना चाहें इससे तो इससे भी कर लीजिएगा, और अगर वीडियो से पढ़ना चाहें, वीडियो को सुनकर नोट्स बनाना चाहें तो वैसे भी बना सकते हैं, ठीक है। और रिवीजन करके जाना एक बार एग्जाम में, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, ये मेरा वादा है। तो यहाँ पर आप लोग वैदिक पीरियड को अच्छे से समझेंगे। वैदिक पीरियड में क्या क्या हुआ था और कब से कब तक चला था और कितने भाग में वैदिक पीरियड को बांटा गया है और कैसे वैदिक पीरियड का मतलब बना वो भी समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वैदिक पीरियड का पहले टाइम जोन हम लोग देख लेते हैं, कब से कब तक ये चला। हालांकि यहाँ पर मेंशन नहीं है। तो वैदिक पीरियड का जो टाइम जोन है 1500 BC से लेकर 600 BC तक इन लोगों का टाइम जोन चला। मतलब इतने वर्ष तक ही इन लोगों का सिविलाइजेशन जो था पीरियड था चला। उसके बाद वैदिक काल खत्म हो गया था। समझने के लिए थोड़ा सा मैप बनाने की कोशिश करता हूँ। समझिए, ये आपका इंडिया है, इधर गुजरात वाला पार्ट है, ये जम्मू कश्मीर, ये अरुणाचल प्रदेश और इधर बांग्लादेश। तो ये आपका इंडिया का समझने के लिए बनाया हूँ, आई होप गलत बनाए, ठीक है। तो यहाँ पर समझिएगा ये इंडिया वाला पार्ट है और इंडिया में ये वैदिक पीरियड कैसे आया, ठीक है। तो इंडिया में ये वाला वैदिक पीरियड जो था, ये सेंट्रल एशिया आप लोग का, इधर सेंट्रल एशिया पड़ता है, उधर से ये लोग आर्यंस लोग उधर से ये लोग आए थे। तो समझिए ये सेंट्रल एशिया यहाँ पर है, उधर से क्या आर्यंस लोग अपना इधर से आए थे कहाँ, इंडिया में, और उन्होंने ही ये वैदिक पीरियड को स्टार्ट करा था। तो सेंट्रल एशिया में किधर से आए थे वो भी देख लेते हैं डिटेल में हम लोग यहाँ पे। तो देखिए, द आर्यंस वेयर द सेमी नोमैडिक, ये नोमैडिक तरीके से थे, मतलब घूमने फिरने वाले इंसान हुआ करते थे और एक जगह नहीं रहते थे। सेमी नोमैडिक वह थे, जाते थे थोड़े दिन, मतलब साल 2 साल, मतलब सालों भर रह लेते थे, उसके बाद फिर वो चले जाते थे। तो सेमी नोमैडिक कैटेगरी में उन लोगों को रखा जाता है। तो ये लोग अपना सेमी नोमैडिक हुआ करते थे। और ये जो कहाँ से आए थे वो मैंने बताया, सेंट्रल एशिया से आए थे। ये अपना भारत रहा, ठीक है, ये अपना भारत रहा, उधर से भारत में एंट्री मारे थे। भारत में भी एंट्री कहाँ से मारे थे, तो ये अफगानिस्तान में एंट्री मारे थे। उस समय की बात है, अफगानिस्तान पाकिस्तान सब भारत ही हुआ करता था, तो वहाँ से एंट्री मारे थे। तो देखिए यहाँ पर डिटेल में हम लोग समझते हैं। द आर्यंस वेयर सेमी नोमैडिक पोस्टल पीपल ओरिजिनेटेड फ्रॉम एरिया अराउंड, कहाँ एरिया का बात करते हैं, कहाँ से आए थे, तो कैप्सियन सी के मतलब आसपास से समझ लो। एंड सेंट्रल एशिया, मैंने बताया ही सेंट्रल एशिया से आए थे। और बहुत सारे हिस्टोरियन यहाँ पर लिखा हुआ है, मेनी हिस्टोरियन हैव देयर ऑन थियोरीज, मतलब बहुत सारे इतिहासकार हुए जिनका मानना है आर्यंस कहीं और से आए थे। लेकिन जो सबसे बढ़िया वाला है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, वो आपसे पूछा जा सकता है कि आर्यंस लोग को इंडिया में कैसे घुसे थे। तो वो सेंट्रल एशिया के पार्ट से आए थे और हिंदुकुश पर्वत मतलब हिंदुकुश माउंटेन, इस रीजन में उन लोगों ने, आर्यंस लोगों ने एंट्री मारा था इंडिया में। हिंदुकुश पर्वत कहाँ है आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, ये पाकिस्तान हो गया, ये अफगानिस्तान हो गया, ठीक है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में जो दोनों को अलग करने वाला है, दोनों को बॉर्डर को अलग करने वाला जो है वो हिंदुकुश पर्वत है, ठीक है। थोड़ा सा इसका हिंदुकुश पर्वत इंडिया के कश्मीर से भी मिलता है, लेकिन जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों कंट्री को अलग करता है, उसको बीच में आपका ये हिंदुकुश पर्वत आएगा। तो वहाँ से इन लोगों ने वही पर्वत के वहाँ से एंट्री मारा था इन लोगों ने। तो वही बताया गया है, इंटर्ड इंडिया प्रोबेबली थ्रू द खैबर पास, वहाँ पर है अफगानिस्तान में वाला जो मैप है वहाँ पर देखना, खैबर पास है। तो आपको मैप वगैरह देखने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ी UPSC की तैयारी थोड़ी कर रहे हैं। आप लोग इतना समझ लीजिए, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच वाला पर्वत को हिंदुकुश पर्वत पर कहते हैं और वहीं पे एक खैबर पास है। तो ये याद कर लेना आप लोग, ठीक है, रटना मतलब कैसे भी याद कर लेना। तो वहाँ से इन लोग घुसे थे कब, इन लोगों का काल स्टार्ट कब से हुआ था, 1500 से हुआ था, 600 तक चला था, ठीक है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, वहाँ से इन लोग एंट्री मारे थे हिंदुकुश पर्वत से। ये तो बेसिक हो गया। और ये वाला थोड़ा सा आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है, मैक्स मूलर कौन है जो मैं बता देता हूँ। मैक्स मूलर ने ही ये बताया है। अब देखिए, वैदिक पीरियड के जो इंसान हुआ करते थे आर्यंस खुद तो नहीं बताएंगे कि हम इंडिया में ऐसे घुसे थे। हिस्ट्री का खोज हिस्टोरियन ही बताते हैं ना कि हिस्ट्री ऐसे ऐसे हुआ करता था। मतलब हिस्ट्री का खोज किसने किया, आर्यंस तो अपना चले गए, बहुत 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 पुराना बात है यार, 1500 BC बहुत 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 पुराना बात है। तो हिस्टोरियन लोग बताते हैं। तो मैक्स मूलर ही थे जो बताए थे कि इनका थ्योरी ये था कि जो आर्यंस था
वो सेंट्रल एशिया के रीजन से भारत में एंट्री मारे थे। तो पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन कि किन्होंने ये बताया है कि सेंट्रल एशिया से आर्यंस भारत में घुसे हैं, तो मैक्स मूलर का नाम ध्यान में रखना। चलिए, इससे यहाँ पर 3 ही ऑब्जेक्टिव बन सकता है और आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बनेगा आर्यंस कैसे थे, तो सेमी नोमैडिक थे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ऐसा बन सकता है आर्यंस जो इंडिया में थे किधर से आ रहे थे, तो कैप्सियन सी सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया से आ रहे थे। और यहाँ पर जो थ्योरी दिया गया है कि सेंट्रल एशिया से आए हैं वो किन्होंने बताया है, तो मैक्स मूलर ने बताया है। और ये कहाँ से एंट्री मारे थे, भारत में तो एंट्री मारे थे, तो कहाँ से, तो आपका हिंदू कुश पर्वत या हिंदू कुश माउंटेन्स जो कि खैबर पास वहाँ पर है, वहाँ से इन्होंने एंट्री मारा था। तो 4 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं आपको वीवीआई, यहाँ पर सभी के सभी क्वेश्चन वीवीआई है। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ पर वैदिक पीरियड को समझेंगे। अभी यहाँ पर वैदिक पीरियड भी आपको आपके लिए मेनली 2 भागों में डिवाइड है, बाकी जो डिटेल में पढ़ते हैं उन लोगों के लिए 3 भागों में। तो आप लोग 2 भागों समझिए, एक आपका अर्ली, उसके बाद एक आपका पोस्ट, ठीक है। 2 भागों में डिवाइड है, जैसे कि अर्ली वैदिक पीरियड यहाँ है और यहाँ पर लेटर वैदिक पीरियड जिसको पोस्ट वैदिक पीरियड भी बोलते हैं। तो चलिए हम लोग पहला समझते हैं अर्ली वैदिक पीरियड का टाइम जोन। आप लोग देख लो, आप लोग को तो इतना आइडिया हो ही गया होगा। आपका जो ये वैदिक पीरियड है कब से स्टार्ट हुआ था, यहाँ से यहाँ तक 1500 से लेकर 600 तक BC तक। तो उसी में 1500 से लेकर 1000 BC तक आपका अर्ली चला, 1000 से लेकर 600 BC तक आपका पोस्ट वाला चला, मतलब लेटर वैदिक पीरियड चला, जैसे कि यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको खत्म करते हैं, थोड़ा सा ही टॉपिक है, आप लोग को पॉलिटिकल और ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमी एंड रिलीजन भी पढ़ना है, धर्म वगैरह। तो हम लोग अर्ली वैदिक पीरियड को अच्छे से समझते हैं। इसका टाइम जोन आप लोग ध्यान में रखिएगा, 1500 से 1000 BC। आप लोगों को तो इतना आइडिया हो ही गया होगा दोस्तों कि 1500 में ये वैदिक काल स्टार्ट हुआ था और 600 में ख़त्म हो गया था। तो इसके बीच में 1500 से लेकर 1000 BC तक आपका ये अर्ली वैदिक चला और 1000 से लेकर आपका 600 तक आपका कौन सा चला, लेटर वैदिक पीरियड या पोस्ट वैदिक पीरियड। तो यहाँ पर अर्ली वैदिक पीरियड का टाइम जोन याद रखिएगा, इस पर क्वेश्चन बनता है और बन सकता है इस साल भी, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और हम लोग यहाँ पर देखिए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन समझेंगे, कैसे लोग वहाँ पर रहते थे, क्या ऑर्गेनाइजेशन था, इकोनॉमी समझेंगे और धर्म वगैरह समझेंगे, रिलीजन। तो पहला है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन मतलब वहाँ पर कैसा सिस्टम था, तो मोनार्कियल सिस्टम था। मोनार्कियल फॉर्म मतलब राजा और प्रजा वाला, एक राजा रहेगा बाकी सब प्रजा रहेगा, सभी डिसीजन इसका होगा। आज की डेट में जो हम लोग का है राजा प्रजा वाला सिस्टम नहीं है, हम लोग के पास बहुत सारे मंत्री हैं, तो कोई एक डिसीजन नहीं ले सकता है। तो मोनार्कियल सिस्टम कहने का मतलब वही है, एक राजा एक प्रजा, मतलब प्रजा तो बहुत सारे होंगे, एक थोड़ी होगा। तो जैसे कि जो प्रजा लोग होती थी, आम इंसान लोग, ट्राइब को उस टाइम पे हम लोग जन कहते थे, मतलब उस टाइम पे जन कहा जाता था ट्राइब लोगों को, प्रजा लोगों को। और जो राजा जो होते थे उसको राजन कहा जाता था, ठीक है, राजा को राजन, और जो आम लोग थे उनको जन कहा जाता था। तो इस पर भी क्वेश्चन बनता है, इसको पे ध्यान रखिएगा। उसके बाद फैमिली वाज द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। वहाँ पर फैमिलीज हुआ करती थी और वो एक तरह से बेसिक यूनिट थी सोसाइटी की। फैमिली बनेंगे तभी तो सोसाइटी बनेगा यार, एक फैमिली से कोई सोसाइटी थोड़ी बनता है, मतलब 5, 6, 7, 8, 10, 15 फैमिली रहेगी तभी तो सोसाइटी का निर्माण होगा। तो वहाँ बेसिक यूनिट था सोसाइटी बनने का। द फैमिली वाज द पैट्रिकल इन नेचर। तो पाट्रियार्कल, आई होप आप लोगों को, बहुत लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, पाट्रियार्कल वही है जो आज हम लोग के डेट में है, मतलब पुरुष प्रधान, समझ रहे हैं। जो घर में मेल होती है फीमेल होती है, लेकिन सारा डिसीजन जो है आपका मेल लेगा, सारा का सारा काम A to Z मेल किया करता था उस टाइम भी, आज भी होता है। जैसे कि देखो, अगर कोई लड़की लड़का की शादी हो जाता है, ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन तो उसके सर नेम के आगे लड़की का टाइटल थोड़ी लगता है, लड़का वाला लगता है। तो उस टाइम पे भी वही था, लड़का को ज़्यादा महत्व दिया जाता था फैमिली में लड़के लोग या फिर पुरुष लोग को ज़्यादा महत्व दिया जाता था और सारा काम उन्हीं को देखना होता था। घर के बाहर वाला काम, घर के अंदर वाला काम तो लेडीज करेगी। तो उस टाइम का फैमिली जो था पाट्रियार्कल था, पाट्रियार्कल जो पुरुष प्रधान हो, ठीक है। अभी इकोनॉमी हम लोग समझते हैं, इकोनॉमी का क्या रोल था उस टाइम पे। आर्यंस फॉलो द मिक्स्ड इकोनॉमी पास्टोरल। इन लोग आर्यन जो थे मिक्स्ड इकोनॉमी पास्टोरल को फॉलो करते थे। एंड एग्रीकल्चर इन विच कैटल प्लेड, कैटल जो थे एग्रीकल्चर, देखो यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी एग्रीकल्चर हुआ था, यहाँ पर भी एग्रीकल्चर का साक्षात मिलता है कि या क्वेश्चन बनता है क्या वैदिक काल में एग्रीकल्चर हुआ करता था या नहीं हुआ करता था। तो यहाँ पर भी एग्रीकल्चर हुआ करता था, खेती वगैरह। और कैटल का सबसे ज़्यादा खेती हुआ करता था, प्रीडोमिनेंट रोल, मतलब सबसे ज़्यादा कैटल का ही समझो हुआ करता था, बाकी चीज़ों का एवं ही छोटा बटा रोल था, लेकिन सबसे ज़्यादा कैटल का। तो इसको समझाते हैं, इस लाइन का मतलब बहुत लोगों को नहीं समझ में आया होगा।
क्या होता है इकोनॉमी, पास्टोरल, और कैटल को तो आप लोग समझ ही गए होगा, कैटल समझाना क्या है, हिंदी मीडियम वाले शायद न समझ पाएँ। तो पास्टोरल एक तरह से एनिमल हस्बेंड्री होता है, और गाय उस टाइम पे बहुत प्रधान हुआ करती थी। तो इकोनॉमी का मेन सोर्स क्या था? पास्टोरल, पशुओं से जो इकोनॉमी होती थी, पशुपालन, समझ रहे हैं, पशुपालन और फिर खेती वगैरह, एग्रीकल्चर दोनों प्रधान था। और खेती में भी सबसे ज़्यादा किसका? कैटल जो होता था, कैटल आपका जो होता था सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ये सबसे ज़्यादा मेन रोल। तो मिक्स्ड फार्मिंग वहाँ पर हुआ करता था। ऐसा नहीं था जैसे कि आप लोग देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन में सिर्फ खेत हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे आपको एनिमल से भी आप लोगों को फ़ायदा उठा रहे हैं और खेत से भी फ़ायदा उठा रहे हैं। एनिमल जानवर का भी मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोल है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एक्सचेंज वाज काउ, बोले ना यहाँ पर काऊ का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस था। तो कुछ भी लेना देना होता तो काऊ वहाँ पर बहुत सारी हुई करती थी यार, गाय वगैरह, तो एक्सचेंज हुआ करता था, काऊ के बदले कुछ कुछ मिल जाता था। एट द सेम टाइम द क्वाइंस वेयर ऑल्सो देयर, यहाँ पर सबसे पहले क्वाइंस कहाँ मिला? एट द सेम टाइम क्वाइंस जो था सबसे पहले, आप लोगों को देखे ही होंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन में टेराकोटा का सिक्का मिला होगा, मिट्टी वगैरह का, तो यहाँ पर भी क्वाइंस था। तो क्वाइंस आपको बोलेंगे तो ये मत समझ लेना सोना चांदी का क्वाइंस हुआ करता था, पत्थर कहीं समझो, और गोल गोल क्वाइंस हुआ करता था। क्वाइंस तो गोल ही होता है ना, तो वहाँ पर क्वाइंस भी ऑल्सो हुआ करता था। और एक्सचेंज का माध्यम क्या था? काऊ था। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे तो फिर डिटेल हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इतना ही समझो, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही आपको जरूरी है। अभी हम लोग रिलीजन, तो रिलीजन समझते हैं। रिलीजन में क्या क्या चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है जानना। का जो रिलीजन हुआ करता था वो जनरली नेचर्स पे बेस्ड था। नेचर में जितने भी चीज़ें आती हैं उन लोगों का ये बहुत ज़्यादा महत्व देते थे और उनकी ही पूजा करते थे। नेचर कहने का मतलब समझ ही रहे हैं, नेचर में बहुत चीज़ें आ जाती है, जल आ जाती है, सूर्य भगवान आ जाते हैं, नेचर में बहुत सारे बादल जो आ जाते हैं। तो नेचर में जितनी भी चीज़ें इंक्लूड है उनको ये बहुत ज़्यादा महत्व देते थे और उनको पूजा करते थे। एंड अपने आप को एक लिविंग बीइंग मतलब इंसान समझते थे और एक जीव जंतु समझते थे, ठीक है। अपने आप को थोड़ा घमंडी टाइप के नहीं थे और ये लोग बहुत ही सभ्य हुआ करते थे। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को जो है, सॉरी ये क्या हो गया यार, हाँ, तो देखिए ये लोग अपना सभ्य हुआ करते थे, सिंपल लाइफ इन लोग गुजारा करते थे। और यहाँ पर इनका सबसे मेन इंपॉर्टेंट भगवान जिनको बोला जाएगा वो इंद्र भगवान थे। इंद्र भगवान को आप लोग जानते ही होंगे, जब वर्षा वगैरह होता है तो इनको ही याद करते हैं बहुत लोग। तो यहाँ पर इंद्र भगवान को सुपेरिटी मतलब इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा दिया गया है, ठीक है। और इंद्र भगवान के बारे में डिटेल में पढ़ना चाहें तो यहाँ पर थोड़ा बहुत लिखा हुआ भी है, तो ज़रूरी नहीं है, हम लोग आगे स्किप करते हैं इसको। और ऋग्वेदा, जैसा कि आप लोग पता है ऋग्वेदा में आप लोगों का क्या था, टोटल 33 मेंशन है कि 33 इन लोगों को 33 ऐसे थे जिनका इन लोग पूजा किया करते थे, गॉड या गॉडेस दोनों मिला के। अभी हम लोग लेटर वैदिक पीरियड समझते हैं। लेटर वैदिक पीरियड हम लोग समझा दिए, 1000 BC से लेकर 600 BC इन लोगों का टाइम पीरियड हुआ। और इन लोगों को हम लोग जो पीरियड है लेटर वैदिक पीरियड, उसको पेंटेड ग्रे बेयर फेस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अभी पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो देखिए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसा हुआ करता था। अर्ली वैदिक पीरियड का कैसा था, मोनार्कियल सिस्टम था, एक राजा था, बाकी सभी प्रजा था, बाकी सारा डिसीजन राजा का हुआ करता था। तो यहाँ पर क्या था, टाइनी ट्रावल सेटलमेंट्स वेयर रिप्लेस्ड बाय द स्ट्रॉन्ग किंगडम्स। जो टाइनी मतलब बहुत ही छोटे मात्रा में, ठीक है। टाइनी ट्राइबल्स जो प्रजा थी, आम जनता लोग थे, सेटलमेंट्स जो उन लोगों का रहन सहन था वो किनके द्वारा छीन लिया गया, स्ट्रॉन्ग किंगडम बड़े बड़े जो राजा थे उन लोगों के द्वारा यहाँ पर वहाँ आके वो लोग सेटल हो गए और ट्राइबल्स जो आम जनता थी उनसे छीन लिया गया था। तो इस तरह से चला था। तो यहाँ पर राजा लोग थोड़े ज़्यादा हो गए थे। सोशल लाइफ का हम लोग बात करते हैं, सोशल लाइफ जरूरी है। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से आपको इसी से क्वेश्चन आ सकता है, बाकी उससे ज़्यादा नहीं आएगा, तो आप इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। टाइनी ट्राइबल सेटलमेंट्स वेयर किसके द्वारा रिप्लेस कर दिया गया, स्ट्रॉन्ग किंगडम्स के द्वारा। कब, लेटर वैदिक पीरियड 1000 से लेकर 600 BC तक। अभी सोशल लाइफ देखते हैं। द 4 डिवीज़न ऑफ सोसाइटी बिकेम, देखो अर्ली वैदिक पीरियड में क्या था, वहाँ पर सोसाइटी था लेकिन डिवीज़न उसका नहीं था, लेकिन यहाँ पर 4 डिवीज़न कर दिया गया। वहाँ पर जो बेसिक यूनिट हुआ करता था लेटर वैदिक पीरियड में वो उससे बहुत ही अलग है। यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया, समझो नहीं यार, एक यूनिटी में रहता है, एक डिवाइड में रहता है। तो यहाँ पर 4 बेसिक फोल्ड डिवीज़न हुआ। डिवीज़न किस बेसिस पे हुआ था, ऑक्यूपेशन के बेसिस से। जो जैसा काम करेगा, कर्म करेगा, उसको वैसा धर्म मतलब उस कैटेगरी में रखा जाएगा। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, इससे आप लोग होंगे परिचित होंगे, जैसे कि विचर लेटर बिकम, उसको आगे चल के हम लोग क्या बोलते हैं,
सबसे ऊपर में ब्राह्मण लोग, ब्राह्मिन्स, जिसको इंग्लिश में प्रीसिस्ट उस टाइम पे भी बोला करते थे, प्रीसिस्ट। और उसके बाद क्षत्रियास लोग आते हैं। उसके बाद जो क्षत्रियास को हम लोग वारियर्स बोलते थे, जो लड़ाई वगैरह और लड़ाकू वगैरह थे, तो इनको सेकेंड नंबर पे रखा गया। सबसे मतलब ज़्यादा ऊपर में कौन है, सुपेरियर कौन है, ब्राह्मण लोग हैं, ब्राह्मिन्स लोग हैं। उसके बाद लास्ट थर्ड नंबर पे वैश्या आते हैं, जो खेती वगैरह करते थे, कैटल्स वगैरह, मतलब एनिमल हस्बेंड्री वगैरह, गाय वगैरह चराते थे उन लोगों को, और ट्रेडर्स थे, बिजनेस वगैरह, तो उसको थर्ड नंबर पे रखा गया है, ठीक है। और सबसे लास्ट जो मजदूर वगैरह हुआ करते थे, तो इन लोगों का काम करने वाले मजदूर समझ लो यार, उसको हम लोग शूद्रास में रखा करते थे, ठीक है। उस टाइम की बात है, और वही वाला सिस्टम आज भी चला आ रहा है। ब्राह्मण लोग तो आज भी है और क्षत्रिय लोग आज भी हैं। मैं इससे बिलोंग करता हूँ वैसे मायने नहीं रखता है, ठीक है। किसी से भी बिलोंग करो, सभी एक ही हैं भगवान की नज़र में। तो आप अपना देख लेना। तो वो वाला जो वैदिक काल वाला जो सिस्टम है आज तक चला आ रहा है, और सब कुछ मिलता जुलता है। आप लोग वैदिक काल को डिटेल में पढ़ोगे तो बहुत मज़ा आएगा। खैर अभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को डिटेल में मत जाना, अब यहीं पे समझो, उसके बाद एग्ज़ाम दे लेना, उसके बाद डिटेल में पढ़ लेना, ठीक है। अभी हम लोग देखिए उसके बाद समझते हैं द इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्रा अपीयर्ड। यहाँ पर गोत्रा जो थे अपीयर्ड हो गए थे, मतलब दिखने लगे थे फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ इन दिस एज, पहली बार, ओके। अब आप लोग समझ बोलोगे गोत्रा अपीयर्ड मतलब क्या होता है, वो भी समझ लीजिए। गोत्रा कहने का मतलब गौशाला, जहाँ गाय वगैरह रहती है, खाना वगैरह खाती है, सारा उसका चलता है, वहीं गोत्रा, उसी को समझ लीजिए। इतना आप लोग आपके लिए काफ़ी होगा। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है देखिए। लेटर वैदिक पीरियड में आप लोग समझ गए होंगे, 4 भागों में बांटा गया था सोसाइटी को लेटर में, लेकिन पहले नहीं, पहले एक ही था, सब सोसाइटी वगैरह एक ही थी। राजा हुआ करता था और प्रजा हुआ करती थी। अब यहाँ पे बढ़ चुका है। अभी रिलीजन को समझेंगे, रिलीजन किस तरह से था। तो यहाँ पर वहाँ पर सिर्फ इंद्र भगवान की सिक्योरिटी थी, इंपॉर्टेंस दिया जाता था। यहाँ पर अग्नि और इंद्र भगवान को सबसे ज़्यादा पूजा जाता था वैसे। और प्रजापति द क्रिएटर बिकेम सुप्रीम, उनको भी इन लोग बहुत अच्छे से सम्मान पूजा करते थे, समझिए एक तरह से। विष्णु भगवान परिचित होंगे आप लोग। विष्णु केम टू बी कन्विंस्ड एज द प्रिजर्वर एंड द प्रोटेक्टर ऑफ द पीपल। तो विष्णु भगवान भी उस टाइम मतलब प्रोटेक्टर, प्रिजर्वर, हम लोग को देख रेख करने वाला और हम लोग को सुरक्षा करने वाला विष्णु भगवान को भी वहाँ पर इंपॉर्टेंस थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कौन से भगवान की लेटर वैदिक पीरियड में इंपॉर्टेंस हुआ करती थी। तो इंद्र, अग्नि, विष्णु, प्रजापति, ठीक है। ठीक, इतना आप लोग समझ में आ गया होगा। अभी थोड़ा सा वैदिक काल में तो आप लोग पढ़ लिए हैं। अब वैदिक में आप लोग ये भी सुने होंगे ऋग्वेदा, अर्थवेदा, ये सब तो मैंने नहीं पढ़ाया, वो इधर पढ़ लीजिए, बॉक्स में दिया गया है। वेदास जो है इसका मतलब क्या होता है। वेदा तो पढ़ते हैं हम लोग, ऋग्वेदा, अथर्ववेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा। तो मतलब वेदास का मतलब ये होता है, वेदास का मतलब ज्ञान होता है, नॉलेज इंग्लिश में बोलते हैं। यहाँ पर दिया हुआ होगा, यहाँ पर देखिए, हाँ यहाँ पर लास्ट में दिया है। वेदास जो है कहाँ से आया है, वेदी वर्ड से आया है और उसका मतलब ही होता है नॉलेज। तो वेदास कितने थे, काफ़ी सिंपल है, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा और अर्थवेदा। तो पहले 3 ही हुआ करता था, लास्ट में अर्थवेदा को जोड़ा गया है, ठीक है। पहले 3 ही हुआ करता था। तो क्वेश्चन आता है वेदास जो था पहले कितना हुआ करता था, तो 3 हुआ करता था और लास्ट में अर्थवेदा को जोड़ा गया था। अभी ऋग्वेदा के बारे में देख लेते हैं, सामवेदा, यजुर्वेदा, अर्थवेदा। तो यहाँ पर ऋग्वेदा को देखिए, द ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट इन द वर्ल्ड, इंडिया का ही नहीं पूरे वर्ल्ड का, जिसमें आपका 1028 हाइमन्स थी और इसको 10 मंडल्स बोलने का मतलब चैप्टर्स और हाइमन्स बोलने का मतलब दोहा, समझ लीजिए। और सामवेदा में देखिए तो ये समझ में आ गया, सबसे पुरानी पूरे दुनिया की वर्ल्ड की टेक्स्ट कौन सी है, ऋग्वेदा है। और इसमें कितना हाइमन्स है, 1028 और 10 मंडल्स, 10 चैप्टर्स हैं। और सामवेदा का बात किया जाए तो ये डिराइव फ्रॉम, इसका मतलब क्या होता है, सामन से डिराइव्ड हुआ है, लिया गया सामवेदा को, जिसका मतलब होता है मिलोडी। इट इज़ द कलेक्शन ऑफ मिलोडीज। मिलोडी मतलब समझ लो यार, ऐस मौज वाली चीज़ें, गाना बजाना, ये सभी, ठीक है। अभी हम लोग देख लेते हैं यजुर्वेदा। तो इंग्लिश में क्वेश्चन यही आएगा, मिलोडीज किससे रिलेटेड है, तो सामवेदा से रिलेटेड है। और यजुर्वेदा में डील्स विद द प्रोसीड्यूर्स ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द सेक्रीफाइसेस, लड़ाई वगैरह, सेक्रीफाइसेस वगैरह, लड़ाई देते हैं, जान वगैरह, बलिदान, सब किसमें है, यजुर्वेदा में। और अर्थवेदा में क्या है, मैजिक, जादू, यही सब अर्थवेदा में बताया गया है। द डीलिंग्स विद द मैजिक अलॉन्ग विद द पर्सनल प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल्स, और पर्सनल प्रॉब्लम्स जो उपचार वगैरह हुआ करता था, किसी को भी बुखार वगैरह हो गया तो अर्थवेदा में उसको ठीक करा, मतलब बताया गया है। डील्स विद द, यहाँ पर इस बुक में पढ़ोगे तो आपको
पर्सनल प्रॉब्लम्स आपके दूर हो सकते हैं अर्थवेदा से। ठीक है, उसके बाद उपनिषद हम लोग देख लेते हैं, जिसको वेदांता भी हम लोग बोलते हैं। उपनिषद को वेदांता भी दूसरा नाम है। दे आर द मेन सोर्स ऑफ इंडियन फिलोसफी। आज जो इंडियन फिलोसफी है उसका सबसे मुख्य जो सोर्स है, यहीं से पूरा इंडियन फिलोसफी लिया गया है। और इसमें कितना है, 108 उपनिषद है। 108 उपनिषद है, इसको भी ध्यान में रखना, क्वेश्चन बना है और बनेगा भी शायद। और ब्राह्मण्स, द ब्राह्मण, द अरंक्यास। उसके बाद एपिक्स देख लेंगे, कौन कौन से एपिक्स हुए, महाभारत, रामायण, पुराण्स। ठीक है, तो एपिक्स देख लेंगे। और यहाँ पर देखिए उपनिषद आप लोग समझ गए, इसका दूसरा नाम वेदांता है और ये इंडियन फिलोसफी का मुख्य सोर्स है। और 108 उपनिषद हैं। ब्राह्मण्स जो है, द एक्सप्लेन ऑफ मीनिंग ऑफ सैक्रिफाइस, ऑल्सो द मेथड ऑफ द प्रोग्रामिंग परफॉर्मिंग द देम। सैक्रिफाइस जो ब्राह्मण्स में बताया गया है, ब्राह्मण टेक्स्ट जो होता है उसमें क्या दिया गया है, कैसे लड़ाई लड़ी जाती थी और सैक्रिफाइस किया जाता था, और मेथड ऑफ परफॉर्मिंग देम वही बताया गया, लड़ाई लड़ने का तरीका वगैरह, और सैक्रिफाइस बलिदान। और उसके बाद सप्त ब्राह्मण ऑन यजुर्वेदा इज द लार्जेस्ट अमॉन्ग ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स में भी सप्त ब्राह्मण जो है सबसे बड़ा है। ब्राह्मण्स तो बहुत सारे हैं, तो ब्राह्मण्स में भी सबसे बड़ा कौन है, सप्त ब्राह्मण। कहाँ में, यजुर्वेदा में दिया गया है इसका जिक्र, तो इसको याद रखना, सप्त ब्राह्मण सबसे बड़ा ब्राह्मण है। अभी अरंक्यास देख लेते हैं जल्दी जल्दी। द ग्रंथ्स वेयर स्टडीज एज द, मतलब जंगलों झाड़ों की जो पढ़ाई वगैरह होती है इसमें मिल जाएगी आप लोगों को। अरंक्यास में जंगल के बारे में जिक्र मिल जाएगा अगर इसको पढ़ते हैं आप लोग तो। उसके बाद दिस बुक्स आर द, मतलब इंस्ट्रक्शन वगैरह दिया हुआ है, कोई काम को कैसे करना वगैरह इंस्ट्रक्शन होता है ना। एग्जाम देने जाते हो तो एग्जाम पेपर के ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर इंस्ट्रक्शन रहता है, उसी तरह से समझ लो यार। इतिहास में महाभारत, रामायण आई होप बताने की जरूरत नहीं होगी। इसको लिखने वाले कौन थे, महाभारत के वेद व्यास थे, और इनके जो लिखने वाले थे रामायण का वो वाल्मीकि, रिटन बाय वाल्मीकि इन संस्कृत। ठीक है, तो महाभारत खत्म करते फिर रामायण को देखेंगे। इट वॉज रिटेन इन संस्कृत। संस्कृत में कौन लिखे थे, वेद व्यास लिखे थे। वैसे पहले भी लैंग्वेज में लिखा गया है, लेकिन संस्कृत में कौन लिखे थे, वेद व्यास लिखे थे, आपको ये याद रखना है। उसके बाद डिस्क्राइब अबाउट द वार बिटवीन कौरव्स एंड पांडव्स, की लड़ाई हुआ था उसके बारे में बताया गया है। कब लड़ाई हुआ था, 1900 मतलब 950 BC में हुआ था, जो कि 600 से पहले ही आता है। वैदिक काल कब तक चला था, 600, इससे पहले ही आपका 950 आता है। ठीक है, 1000 से 50 साल बाद। तो 1950 में लड़ाई हुआ था कौरव पांडव के बीच में कुरुक्षेत्र में, उसके बारे में डिटेल है महाभारत वाला बुक में। और ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत इन पर्शियन इज कॉल्ड एज, इसको अगर महाभारत को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं तो उसको RHJM बोलते हैं, रज में होगा शायद, रज में। डन बाई बदायूनी। पर्शियन में किन, मतलब बोलते तो हैं, ये नाम बोलते हैं पर्शियन में, किन के द्वारा ये बताया गया है, बदायूनी के द्वारा, इन्होंने ही पर्शियन में इसको ट्रांसलेट किया है। ठीक है, बदायूनी क्वेश्चन बनता है, बदायूनी पैसे इसको याद रखिएगा। रामायण को देखते हैं, रिटेन बाय वाल्मीकि इन संस्कृत। इसमें टोटल कितना 24,000 श्लोक्स हैं। और ऑल्सो नोन एज आदि काव्या, इसको आदि काव्या भी कहा जाता है। आदि काव्या क्वेश्चन बनता है, आदि काव्या किसे कहा जाता है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नोन एज द आदि काव्या रामायण। और इसमें कितना श्लोक्स है, 24,000 श्लोक्स है। इसका भी पर्शियन ट्रांसलेशन हुआ होगा क्या, बदायूनी के द्वारा इन्होंने किया था। इन एंड तमिल ट्रांसलेशन, दोनों का मतलब पर्शियन ट्रांसलेशन एंड तमिल ट्रांसलेशन में दोनों में इसका नाम क्या है, कंबन। कंबन नाम है, इसको याद रखना। उसका क्या नाम था आप लोगों को पता है ना, रज्म नाम था, इसका कंबन नाम है रामायण का, और महाभारत का रज्म। ठीक है, और रामचरित्र मानस इज रिटेन बाय तुलसीदास। रामचरित्र मानस ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होता। रामायण जो है वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया पूरा रामायण, और रामचरित्र मानस लेटर ऑन, उसके बाद तुलसीदास ने लिखा अपना रामचरित्र मानस। ठीक है, पुराण के बारे में देख लेते हैं। पुराण जो थे कितने नंबर में थे, टोटल 18 पुराण होते हैं। ठीक है, उपनिषद आपको बताया कितना होते हैं, उपनिषद बताओ जल्दी से, अगर देख रहे हो वीडियो अच्छे से तो उपनिषद बताओ। 108 होते हैं टोटल नंबर में। पुराण उपनिषद 108 होते हैं, उसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे, और ये 18 होते हैं, तो बीच में 0 हटा देना, आपका पुराण हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, पुराण 18 ही होते हैं। और ये कब लिखा गया था, ड्यूरिंग गुप्ता एज। गुप्ता एज, गुप्त काल जब चल रहा था, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, ये सभी। चंद्रगुप्त मौर्य सेकेंड यार, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो गुप्त काल में नहीं थे, मौर्य काल में थे। तो चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त हो गया है, ये सभी गुप्त काल में हुआ करते थे, तो वो आगे पढ़ाएंगे। तो उस समय पे गुप्ता काल में लिखा गया था, 4वीं सेंचुरी में, 4th AD में, ये याद रखना।
पुराण्स को लिखा गया था। मत्स्य पुराण इज़ द ओल्डेस्ट पुराण, सबसे पुराना पुराण्स में भी सबसे पुराना पुराण्स कौन सा, सबसे पुराना मत्स्य पुराण इज़ द ओल्डेस्ट पुराण। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इतना वैदिक पीरियड के बारे में। अभी रिलीजियस मूवमेंट भी यहाँ पर है, लॉर्ड बुद्धा, बुद्धिज़्म अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, मतलब अगले क्लास में मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।